नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। महिला आरक्षण बिल पर 16 अप्रैल को संसद का ऐतिहासिक सत्र, संशोधन पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को बताया समय की मांग। विधानसभा चुनाव में आज 3 मुख्यमंत्रियों की सियासी किस्मत का फैसला। गौरव गोगोई, राजीव चंद्रशेखर और के सतीशन समेत अन्य दिग्गजों के भविष्य भी आज ईवीएम में होंगे बंद। पश्चिम बंगाल चुनाव में आज फिर गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक के बाद एक 3 रैलियों में निशाने पर होगी टीएमसी की सरकार। ममता भी करेंगी पानीहाटी में जनसभा। सीजफायर के बीच ईरान ने फिर बंद किया हॉर्मुज स्ट्रेट। लेबनान पर इजरायली हमले के बाद फैसला। ट्रंप और नेतन्याहू ने कहा सीजफायर में शामिल नहीं हिजबुल्लाह। और आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का लखनऊ सुपर जायंट्स से सामना। कोलकाता को इस सीजन की पहली जीत का इंतजार। सभी समाचार विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो संदेश जारी हुआ है जिसमें आज की सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। जी हां, देश में महिलाओं के 33% आरक्षण से जुड़े बिल पर प्रधानमंत्री ने विस्तार से बात की है और कहा है कि हमें विकसित भारत में नारी शक्ति को उनके पूर्ण सामर्थ्य का उपयोग करना है और इसके लिए जरूरी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में 33% आरक्षण मिले और इसीलिए इस महीने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। मैं माताओं, बहनों, बेटियों से एक बात करना चाहता हूं। भारत ने तय किया है कि 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे तब तक हमने विकसित भारत बना के रहना है। लेकिन मेरे 2-2.5 दशक के सरकार के मुखिया के रूप में जो मेरे अनुभव है, उस अनुभव के आधार से मैं कह सकता हूं कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हम सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। ज्यादातर दलों ने समर्थन भी दिया है। एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है। मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं।
लेख पढ़ने के बाद आपके कमेंट जरूर मुझे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आइए अब एक नजर भी डाल लेते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखबारों में जो लेख प्रकाशित हुआ है उसमें क्या क्या लिखा है। दरअसल प्रधानमंत्री ने लिखा है कि देश में महिला आरक्षण बिल पर संसद से सड़क तक चर्चा गर्म है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक लेख है समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है उसमें उन्होंने बताया है कि 16 अप्रैल को इसी महीने संसद का ऐतिहासिक सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा होगी और फिर उसे पारित किया जाएगा। ग्राफिक के जरिए भी आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेख में क्यों जरूरी है आखिर महिला आरक्षण, उस पर बात रखी है, जिक्र किया है। लोकसभा विधानसभाओं में कैसे महिलाओं को उचित स्थान मिलेगा और ये भारतवर्ष की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी साबित होगा। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि संसद का यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति प्रदान करेगा और साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का उचित स्थान भी सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री का मानना है कि इसे महज एक विधायी प्रक्रिया कहना कम होगा, क्योंकि ये पूरे भारत में करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। ये सिर्फ विधायी प्रक्रिया इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। प्रधानमंत्री ने आगे ये भी लिखा है कि नारी शक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है और आज देश के हर सेक्टर में नारी शक्ति मिसाल बन रही है। जब सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, इसे प्रधानमंत्री ने अपने जीवन के सबसे विशेष अवसरों में से एक बताया है। इस बात की जरूरत पर भी जोर दिया कि 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जाएं। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है कि पिछले कई दशकों से पूर्व सरकारों द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए बार बार प्रयास किए गए, समितियां गठित की गईं, विधेयकों के मसौदे प्रस्तुत किए गए, लेकिन वो कभी भी पारित नहीं हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमें दशकों पुराना संकल्प पूरा करना होगा, इससे ही हमें विकास की गति को बनाए रखने में मदद मिलेगी। नारी शक्ति के प्रति हमारा दायित्व है, इसलिए महिला आरक्षण बिल को पारित कराने के लिए सहमति बहुत ही जरूरी है। इसे बड़े राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से अपील की है कि वो नारी शक्ति के लिए इस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन करें और जिम्मेदारी और दृढ़ संकल्प के साथ एक दायित्व को भी पूरा करें। प्रधानमंत्री ने आगे अपने लेख में ये भी लिखा है कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी महिला आरक्षण की। दरअसल संसद को एक बड़ा दायित्व निभाना है और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति भी दिलाना है। 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र इसीलिए आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा विधानसभाओं में उचित स्थान मिलेगा और संविधान की जो मूल भावना है उससे जुड़ा हुआ है सीधे सीधे ये महिला आरक्षण बिल। 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र इसीलिए बुलाया गया है और महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा और उसे पारित किया जाएगा। सिर्फ विधायी प्रक्रिया कहना इसे कम होगा। महिलाओं की आकांक्षाओं का सीधे सीधे ये प्रतिबिंब है। महिलाएं किस तरह से अपने प्रतिनिधित्व के साथ समाज का उद्धार कर पाएंगी, वो साफ तौर पर ये बिल दर्शाता है। 2029 की अगर हम बात करें तो लोकसभा विधानसभा चुनाव जो है वो इसके माध्यम से संपन्न कराए जाने की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। मोदी सरकार ने करीब 2 साल पहले एक बिल संसद से पारित कराया था जो कानून बन चुका है और नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ये बिल महिला आरक्षण की बात करता है। तो क्या है इसके प्रमुख प्रावधान, वो भी समझे। दरअसल संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम है ये और 33% महिला आरक्षण लोकसभा विधानसभाओं में 1/3 सीट को ये आरक्षित करता है। जी हाँ, 33% महिला आरक्षण प्रदान करता है और इसके साथ साथ एससी और एसटी के लिए आरक्षण परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये लागू हो जाएगा। आरक्षण 15 वर्ष के लिए मान्य होगा। तो आपको प्रमुख प्रावधान भी बताते चल रहे हैं। इसके हर परिसीमन के बाद सीटों का रोटेशन मुख्य बातों में शामिल है और इसके साथ साथ नए संसद भवन में पारित होने वाला ये पहला विधेयक रहा है। जी हाँ, 20 सितंबर 2023 वो तारीख जब इसे लोकसभा से पारित कराया गया था और 21 सितंबर 2023 की वो महत्वपूर्ण और यादगार तारीख जब राज्यसभा से इसे पारित करा लिया गया था। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के प्रमुख प्रावधान भी हमने आपको बताए और सरकार
सरकार की मंशा क्या कुछ है ये भी हमने साफ तौर पर आपको बताई। और साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लेख भी आज समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है और उसमें कई तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है वीडियो संदेश के माध्यम से कि कैसे हम समृद्ध समाज का निर्माण कर रहे हैं। और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ इस पूरी महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान अदिति टंडन, जो कि एसोसिएट एडिटर हैं, जो द ट्रिब्यून से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अनुज, सबसे पहले आपसे बात करते हैं क्योंकि देश की संसद महत्वपूर्ण दायित्व निभाने जा रही है। देखिए भावना, सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत बड़ी भागीदारी, बल्कि हम कहें कि जो देश की पंचायतें हैं, सबसे बड़ी पंचायत या राज्य की जो विधानसभा है, वो जो वहाँ की सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ महिलाओं की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने का ये एक बड़ा रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये चुना है। और निश्चित तौर पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद जो देश की पूरी तस्वीर बनेगी, उसकी अगर अभी से कल्पना करें तो भावना देखिए, देश की हर 3 जो सीटें हैं संसद की, उनमें से 1 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो अपना लेख लिखा है, उसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि देखिए, नारी के सशक्तिकरण की तो बातें होती रही, दस्तावेज बनते रहे, समितियां बनती रही, लेकिन आज तक वो लागू क्यों नहीं हुआ। और ये अब वो समय आया है जब इसको लागू करने की पूरी प्रक्रिया अब चल रही है। और एक विशेष सत्र भी जो है बुलाया जाएगा, क्योंकि इस कानून को तो ये पहले ही बन चुका था, लेकिन इसमें कुछ संशोधन होने हैं, वो 16 तारीख से अब शुरू होगा। तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा अपने लेख के माध्यम से कि देश की संसद से एक मैसेज जाना चाहिए कि ये सबकी सहमति से हुआ है। हम जानते हैं कि जो पहले 2023 में जब इसको संसद से पारित करा गया था, तो उसमें बिल्कुल अनुज, बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखें थी वो 2023 की, जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों से इस बिल को पास किया गया था। हमारे साथ हमारी विशेष मेहमान अदिति टंडन जी भी जुड़ी हुई हैं। अदिति, देखिए, जिस तरह से हम हमारी परंपरा की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, उस नारी सम्मान को और भी आगे बढ़ाना, गहरा करना, उसमें किस तरह से महत्वपूर्ण नारी शक्ति वंदन अधिनियम अपने मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आता है? देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो संशोधन आने वाले हैं, उससे क्या होगा कि ये संशोधन जो 2034 तक आगे जाने वाले थे, वो अब 2029 तक संभव हो पाएंगे, क्योंकि सरकार उसको डीलिंक करने जा रही है 2026 के सेंसस और डीलिमिटेशन के प्रोसेस से। जी। अब आप जो कह रही हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महिला सशक्तिकरण के इतने सारे मेजर्स सरकार ने उठाए हैं 2014 से, जब से सरकार आई है। प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव रहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ हैं, उसमें से महिला प्रमुख है और दूसरे गरीब, युवा और किसान हैं। तो एक तरफ तो आप सोसाइटी में महिला को बहुत सशक्त करने के लिए नई नई स्कीम्स का गठन करते हैं, लेकिन संध्या जी, असली सशक्तिकरण जो होता है वो राजनीतिक सशक्तिकरण होता है। जब महिलाओं को देश की पॉलिसीज बनाने में एक आवाज मिलेगी, जब उनको भागीदारी मिलेगी। अभी क्या हो रहा है, सरकार उनके बिहाफ पे पॉलिसीज बना रही है। हमारी जो करंट लोकसभा है उसमें 74 एमपीज हैं जो महिलाएं हैं 543 में से। तो आप देखिए कितनी कम संख्या है। कहने का मतलब ये है कि क्या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में आप मीनिंगफुली महिलाओं को साझेदारी देंगे? क्या आप उनको अपने साथ टेबल पर बिठाएंगे? क्या आप उनको कैबिनेट में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे? कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे? ये मीनिंगफुल बातें हैं और ये आसान नहीं है, इनके लिए बहुत पॉलिटिकल विल लगती है। आप और मैं जानते हैं, देश जानता है कि ये जो संशोधन, ये जो महिला आरक्षण की बात है, ये सबसे पहले 1996 में कही गई थी और 12 सितंबर 1996 में पहली बार हमारे देश के संसद ने इस पर बहस की थी। और हमने जो भी पढ़ा है उसके बारे में, उस वक्त ये बहुत सारे पुरुष एमपीज ने उठ के ये कहा था कि कहाँ से इतनी सारी काबिल महिलाएं ले आएंगे जो इलेक्शन जीत के इस संसद में आके हमारे साथ बैठेंगी। तो एक वो दौर था और एक आज का दौर है कि बेसिकली सरकार की पॉलिटिकल विल की जो कमी थी, उसके कारण ये बिल बहुत सालों से लंबित है। अब क्या होने जा रहा है कि 27 साल के बाद एक प्रक्रिया जो इतने साल पहले से चल रही है, इतनी सरकारों ने कोशिश की पारित करने की,
कांग्रेस लेड यूपीए सरकार ने भी कोशिश की थी 2008 में, पर आपको पता है हो नहीं पाया। उसके बाद फिर से ये बिल लंबित रहा। फिर अब जो ऐसे आपने अपने इनिशियल रिमार्क्स में कहा कि 2023 में फाइनली हर साइड को इकट्ठा लाके देश की पूर्ण बहुमत वाली सरकार ये मैनेज कर पाई कि इस बिल को पारित कर दिया जाए। इनफैक्ट उस वक्त मैं डिबेट कवर कर रही थी संध्या जी, और बार बार कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही थी कि आप इसको बाद में क्यों लाना चाहते हैं, आप इसको अभी लागू कर दीजिए। तो अब जब हम भाजपा के नेताओं से प्राइवेटली बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अब ब्रॉडली जो कांग्रेस की उस वक्त की मांग थी कि अभी लागू कर दीजिए, वही करने की तरफ सरकार बढ़ रही है। तो सरकार की अपील है, प्रधानमंत्री की भी अपील है तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है। तो उन्होंने अपील की है कि सब पार्टीज इकट्ठे होकर इसको पारित करें। ये एक ऐसा मुद्दा हो जो आजकल की इतनी बिटर पॉलिटिक्स में एटलीस्ट एक जिसको कहते हैं सॉलिडारिटी का मैसेज दे, वो देश की महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा संकेत रहेगा। बिल्कुल अदिति जी, आपने पिछले दिनों का, पिछले समय का या पिछली सरकारों का जिक्र किया और बताया कि किस तरह से महिलाओं को कमतर आंका जाता था, लेकिन अब समय पूरी तरह से बदल चुका है। अब तो हमारे सामने ड्रोन दीदियां भी हैं और लखपति दीदियां भी हैं। हर क्षेत्र में महिला अपना परचम लहरा रही है, उन्हें अपने आप को साबित करने की अब जरूरत शायद महसूस नहीं होती। लेकिन अब हम भविष्य के समाज की बात करते हैं। जब महिलाओं को, जब देश की आधी आबादी को इस तरह से प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा तो कैसे हम भविष्य के समृद्ध समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। हम 2047 के लक्ष्य को भी नहीं भूल सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं संध्या जी। पूरे विश्व में बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जहां देश पर देश ने यह बताया है कि जब जब महिला के हाथ में आपने पॉलिटिकल पावर दी है, तब तब महिलाओं ने उस देश की किस्मत, उस देश की तकदीर पूरी तरह से बदल दी है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। ये जो हम महिला आरक्षण की बात करते हैं, ये सबसे सक्सेसफुली रुआंडा ने लागू की थी। आपको याद है रुआंडा में कितना बड़ा जीनोसाइड हुआ था 1990s में, मिड 1990s में पूरी नस्लें खत्म हो गई थी वहां पर। उसके बाद रुआंडा की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज करके ये कहा कि अब से 60% जो पॉलिटिकल सीट्स हैं वो महिलाओं को दी जाएंगी। तब से और आज तक आप रुआंडा की ट्रेजेक्ट्री देख लीजिए, वो कंट्री कुछ और बन गई है, क्योंकि आपने महिलाओं को उसमें लैंड को लेकर, प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर, लीगल राइट्स को लेकर, पर्सनल राइट्स को लेकर इतनी राइट्स दे दी हैं कि महिलाओं ने अपने तरीके से उन उन कानूनों को बदलकर एक नए कंट्री का सृजन किया है। तो ये सब रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मतलब जब जब हम लेजिस्लेटिव चेंबर्स में मीटिंग्स करते हैं, जैसे स्पीकर कोई मीटिंग बुलाते हैं, बहुत सी कॉमनवेल्थ की नेशंस आती हैं, जब जब महिला आरक्षण की बात होती है तो रुआंडा का जिक्र होता है, क्योंकि वो एक साइंटिफिक स्टडी आपके सामने है। बहुत सारे देशों ने जब एक्सपेरिमेंट किया, जब जब ये विमेन जिसको रिजर्वेशन कहते हैं लेजिस्लेटिव चैम्बर में जहां जहां लागू की गई संध्या जी, वहां वहां जब जब साइंटिफिक स्टडी बाद में हुई, ये पाया गया कि वहां की लॉज भी सुधरी, वहां की सोसाइटी भी सुधरी, और जो एग्जैक्टली आप कह रही हैं कि विकसित भारत का जो स्वप्न है वो बहुत अच्छे से साकार होगा जब ये महिला आरक्षण पूरी हो जाएगी। और ये डिबेट बहुत बेमाने है कि महिलाएं कैसे आएंगी। महिलाओं को जब आप चांस देंगे तभी तो वो आएंगी ना। बिल्कुल। आप बैठकर टेबल पर ये बात करते हैं कि ये बहुत मुश्किल है कि महिलाएं इलेक्शन लड़े। हाँ, इलेक्शन लड़ना हमारे देश में मुश्किल है, पर कहीं तो शुरुआत करनी होगी ना। कब सोचता था कोई कि चंद्रायन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका होगी, साइंटिस्ट इसरो की आगे से लीड करेंगी। कब सोच सकता था कोई कि ऑपरेशन सिंदूर की जब बात भारत ने पूरे विश्व के सामने रखनी होगी तो दो महिलाएं आकर पूरे देश और विश्व से संवाद करेंगी, कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। ये बातें कभी कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन किसी को तो सोचना होगा ना। जब आप सोचेंगे तभी उसको क्रियान्वित कर पाएंगे। जी, निश्चित तौर पर अदिति जी, किसी को तो सोचना होगा और वर्तमान सरकार के माध्यम से हम देख रहे हैं कि सरकार ने सोचा है, महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है, और इसीलिए प्रधानमंत्री का आज जो लेख प्रकाशित हुआ है वो कई मायनों में बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं की जिम्मेदारी अब बढ़ने वाली है और उनके हाथ में नेतृत्व की बागडोर भी बड़े पैमाने पर आने वाली है, चाहे विधानसभा की बात की जाए या फिर लोकसभा क्षेत्रों की या फिर स्थानीय स्तर के चुनावों की भी। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जी हमारे साथ इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए।
और हमारे साथ इसी खबर पर हमारे सहयोगी संवाददाता अनुज भी लगातार बने हुए हैं। अनुज, जिस तरह से प्रधानमंत्री के लेख की हम बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, कई बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और वहीं त्योहारों का जिक्र भी किया, कई सारे त्योहार, क्योंकि हम देखते हैं कि इंद्रधनुषीय संस्कृति है भारत की। और ऐसे में देखिए, महिला जो है वो एक परिवार की धुरी होती है, महिला जो है वो समाज की धुरी होती है। ऐसे में अब वो पूरे राष्ट्र की धुरी भी बनने जा रही है, क्या ये कहना सही होगा? ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि किसी भी देश को की अगर विकसित देश की बात की जाए, क्योंकि हम विकसित भारत का सपना 2047 तक संध्या लेकर चल रहे हैं, तो ऐसे में उसकी महिलाओं की भूमिका को दरकिनार कैसे किया जा सकता है। हमारी जो अभी मेहमान थी, देखिए कितनी बेहतरीन और गहराई की बात उन्होंने की कि अभी तक महिलाओं के लिए देश भर के में योजनाएं तो बनती रही, लेकिन महिलाओं की भागीदारी योजनाओं को बनाने में कितनी रही, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये एक सबसे बड़ी बात होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो एक सपना देखा है महिला सशक्तिकरण का, वो सपना ये है कि अब देश की जो बड़ी योजनाएं बनाएंगी वो महिलाओं के द्वारा बनेंगी। हम जानते हैं कि जब देश की संसद के अंदर 33% महिलाएं जाएंगी, तो हम जानते हैं कि सब जितने भी मंत्रालय होते हैं, अलग अलग योजनाएं मंत्रालय बनाते हैं, उनकी स्थायी समितियां होती हैं और स्थायी समिति में जो संसद होती है उसके सदस्य होते हैं। तो ऐसे में वहां महिलाओं की संध्या भागीदारी बढ़ेगी और वो भागीदारी क्या करेगी, वो योजनाओं को बनाने में। ये सबसे प्लस पॉइंट और सबसे जो गहराई का पॉइंट है, निश्चित तौर पर ये हमारी मेहमान ने उठाया। और आपने बिल्कुल सही कहा, हम देश के अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, हम उत्तर भारत की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो वहां आज महिलाओं का किस तरीके से उत्थान हो रहा है। आप देखिए बड़ी बड़ी आईटी कंपनी को आप देखिए, आप गुरुग्राम, पुणे, आप बेंगलोर के इलाकों को देखिए कि महिलाएं किस तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आज साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक महिलाएं बन रही हैं, तो उनको राजनीतिक हिस्सेदारी भी उसी संख्या में मिलने चाहिए। और ये एक सबसे बड़ा कदम उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी को बढ़ाना है, उनको दिलाना है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है उसको पूरा करने का जो अब ये प्रक्रिया चल रही है, निश्चित तौर पर 16 तारीख से जो एक विशेष सत्र ये आएगा, बजट सत्र का ही एक्सटेंशन इसको हम कह सकते हैं, उसमें 3 दिन की चर्चा होगी और ये चर्चा कराने के बाद ही संशोधन को पारित होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आलेख में भी इस बात का जिक्र किया है कि अगर चर्चा के बाद, सकारात्मक चर्चा के बाद देश की संसद से यह पारित होगा तो एक अच्छा मैसेज पूरे देश और दुनिया में जाएगा। बिल्कुल अनुज, और हमारे दर्शकों को साथ के साथ हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस समय में बिल पास हुआ था और बड़ी संख्या में महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया था, हाथों में मिठाई लेकर के प्रधानमंत्री का स्वागत किया, अभिनंदन किया और बड़ी ही खुश ये महिला सांसद नजर आई थी, क्योंकि देश की आधी आबादी के प्रतिनिधित्व का सवाल है। और जब यह अधिनियम दोनों ही सदन, जब हम बात करें लोकसभा की, राज्यसभा की, तो दोनों ही सदनों से जब ये बिल पास हुआ था, तो महिला सांसद, ना केवल महिला सांसद बल्कि जब इसकी चर्चा पूरे देश में हुई तो पूरे देश भर की महिलाओं में भी एक उत्साह देखने को मिला था। ये तस्वीरें भी हम साफ तौर पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अनुज, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात का जिक्र किया, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे समझना चाहूंगी कि जब हम महिलाओं के अनुभव की बात करते हैं तो कैसे वो गवर्नेंस को और भी मददगार बनाते हुए नजर आती हैं, क्योंकि तमाम क्षेत्रों के महिलाओं के अपने अनुभव हैं, घर से लेकर के समाज तक और समाज से लेकर के राष्ट्र तक। देखिए बिल्कुल संध्या, अगर इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए इस बात का जिक्र करना अब ज़रूरी है कि जिस तरीके से अगर बाकी क्षेत्रों की आप बात करें तो महिलाएं अपने दम पर आगे बढ़ी हैं, निश्चित तौर पर, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो या कामकाज का क्षेत्र हो, और महिलाओं की संख्या अच्छी खासी दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिसका जिक्र बार बार होता है कि महिलाएं राजनीति में कैसे आएंगी, वो चुनाव कैसे लड़ेंगी। क्योंकि हमने तो अपने देश के अंदर पुरानी तस्वीरें देखी हैं कि इसके अंदर तो जो दबंग लोग हैं वो ही चुनाव जीत पाते हैं, वही जो हैं राज्यसभाओं के अंदर, विधानसभाओं और संसद के अंदर पहुंचते हैं। लेकिन अब तो वो तस्वीर बदली है। पिछले 1 दशक की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, आप महिलाओं की संख्या देखिए, आज बाकी क्षेत्रों में जो काम करने वाली महिलाएं हैं वो देश की संसद और विधानसभा तक पहुंची हैं, मंत्री बनी हैं, बड़े फैसले लिए हैं। और इस बात को सबसे बड़ा तो उदाहरण आज देश के अंदर यही है कि हमारे देश की प्रथम जो महिला है, देश के राष्ट्रपति, वो एक महिला है जो एक आदिवासी इलाके से आई और देश के सबसे बड़े पद तक पहुंची। तो निश्चित तौर पर संभावनाएं तभी आगे बढ़ती हैं जब नीति और नियत अच्छी हो। तो निश्चित तौर पर आज की राजनीति में नीति और नियत अच्छी दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को हक और उनका सम्मान दिला रहे हैं। निश्चित तौर पर इसको आगे आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि महिलाओं की जब भागीदारी
सिस्टम में बढ़ती है तो निश्चित तौर पर वहाँ की व्यवस्थाओं में बड़े सुधार बिल्कुल देखने को अनुज, मिलते हैं। सिस्टम से बढ़ती है और सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ती है, क्योंकि आपने जिन पुरानी बातों का जिक्र किया तो कहीं ना कहीं परिवारवाद की छाया भी हम देख रहे थे, लेकिन वो तस्वीर पूरी तरह से अब बदल चुकी है। अब जो सशक्त महिला है, जो नेतृत्व क्षमता अपने आप में रखती है, निश्चित तौर पर जब ये बिल कानून बनेगा तो वो नेतृत्वशाली महिलाओं को मौका मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, आप किसी एक परिवार को देखिए तो पहले अगर इस देश के अंदर ही हम देखें तो क्योंकि इसे पुरुष प्रधान देश कहा जाता था, अब तो पुरुष प्रधान देश नहीं है। उस मानसिकता को हमारी सरकारों ने बदला है। अब तो जितने भी एक परिवार के अंदर अगर प्रॉपर्टी है उसमें महिला का पूरा हिस्सा होता है, और इस तरह के कानून भी मौजूदा सरकार ने बनाए हैं कि जो प्रॉपर्टी अगर आप महिला के नाम कराते हैं तो उसमें जो रजिस्ट्री है उसमें छूट दी जाती है। महिलाओं के लिए काफ़ी और अलग जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर, और हमने तो अब हरियाणा जैसे राज्यों के अंदर, राजस्थान जैसे राज्यों के अंदर जहां काफी लिंग अनुपात महिलाओं का कम हुआ करता था, वहां ना सिर्फ लिंग अनुपात संध्या बढ़ा है बल्कि वहां महिलाएं आज देश और दुनिया का नाम रोशन कर रही हैं। चाहे वो खेलों की बात करें, चाहे पढ़ाई की बात करें, प्रशासनिक सेवाओं की बात करें, आज महिलाओं को हर स्तर पर मौका दिया जा रहा है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए राजनीति के अंदर भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े। 33% की शुरुआत अब होने जा रही है देश में। और सबसे बड़ी बात, आप दुनिया के बाकी देशों को देखिए, यहां हम आरक्षण महिलाओं को 33% दे रहे हैं, लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश भी हैं जहां बिना आरक्षण के ही 40 से 50% महिलाएं वहां चुनकर जाती हैं वहां के राजनीतिक सिस्टम में, व्यवस्थाओं में। तो निश्चित तौर पर अगर हमें विकसित देश बनना है, विकसित देशों की बराबरी करनी है, तो महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा, उनका हक और उनका सम्मान दिलाना होगा। बिल्कुल और यही एक तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे आबादी हैं। को दूर रख करके सफल और पूरी नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए और विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच MDH। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां बीजेपी ने ममता का किला ढहाने के लिए आज फिर एक बार पूरी ताकत झोंक दी है। और अगर आज का जिक्र करें तो आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार करते हुए यहां पर नजर आने वाले हैं। एक के बाद एक उनकी 3 चुनावी रैलियां होने वाली हैं, जिसमें वो बीजेपी का स्टार प्रचारक होने के नाते प्रचार करेंगे। विजय संकल्प सभा के नाम से होने वाली पीएम की पहली रैली अब से थोड़ी ही देर में तमलुक में होने वाली है। फिर आसनसोल और उसके बाद बीरभूम में पीएम ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार को आईना दिखाएंगे। यानी 3 रैली, लेकिन निशाना एक ही होगा, जिसके जरिए बीजेपी सत्ता तक पहुंचने की कोशिश में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली है। बीजेपी का मिशन बंगाल है और मेगा रैली होने वाली है। हाई वोल्टेज कैंपेन है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और आज उनकी 3 रैलियां होने वाली है। पश्चिम बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी को भुनाना बीजेपी का मिशन है। तो मिशन बंगाल पर है भारतीय जनता पार्टी, कमर कसकर मैदान में है। मुख्य विरोधियों पर सीधे सीधे हमला नहीं। जी हाँ, मुख्य विरोधी पर सीधा हमला नहीं है। और इसके साथ साथ कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात की जा रही, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की बात की जाए या तमाम कद्दावर नेताओं की बात की जाए, जब वो मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं तो विकास के मुद्दों को लेकर के पहुंच रहे हैं। उत्तर बंगाल पर विशेष जोर है बीजेपी का। बूथ मैनेजमेंट, कैसे बूथ को मजबूत किया जा सकता है और एक एक बूथ को कैसे मैनेजमेंट के साथ
हर कार्यकर्ता को लगाया गया है। इस पर बीजेपी का खास तौर पर निशाना है। विकास और सुशासन पर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी तमाम विकास के मुद्दों को लेकर के पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के बीच पहुंच रही है। अब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में गरजेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी धुआंधार प्रचार करेंगी। आज ममता की पानीहाटी में रैली होने वाली है। ये वो सीट है जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज की रेप पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि टीएमसी की बात की जाए तो टीएमसी ने अपने मौजूदा विधायक निर्मल घोष के बेटे तीर्थंकर घोष को चुनाव मैदान में उतारा है। यानी कि कुल मिलाकर यहां मुकाबला बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। वहीं कांटे की टक्कर भी है, क्योंकि बीजेपी ने भावनात्मक मुद्दे बुनाने की कोशिश की है, तो वहीं टीएमसी अपना मजबूत आधार बनाए रखने की जुगत में नजर आ रही है। यानी कि परंपरागत सीट पर टीएमसी चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है और परंपरागत वोट बैंक को ही साधने का प्रयास है। अब टीएमसी की रणनीति भी जानते हैं। दरअसल दीदी के 10 वादे हैं जिस पर टीएमसी का फोकस है। छोटी छोटी बैठकें की जा रही है। टीएमसी के तमाम नेता जो हैं वो छोटी छोटी बैठकें आयोजित कर रहे हैं और संपर्क साधने का काम कर रहे हैं। मोहल्ला स्तर पर संपर्क किया जा रहा है। यानी कि टीएमसी भी पीछे नहीं है। टीएमसी भी अपनी तरफ से इस किले को फतह करने के लिए जोर शोर से मैदान में है। डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है। हालांकि कैंपेन के दौरान कई बार विवादित बयान भी सामने आते हैं। डिजिटल और सोशल मीडिया वॉर रूम तैयार किया गया है। कैसे डिजिटल माध्यम से प्रचार किया जा सकता है, चुनाव आयोग को पक्षपातपूर्ण दिखाना, यह भी टीएमसी की रणनीति में कहीं ना कहीं सामने नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग पर तो लगातार ममता गरज बरस ही रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से सुनिश्चित कर चुका है कि पारदर्शी चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। अब भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस बीच ममता सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि जनता पूरी तरह से बदलाव का मन बना चुकी है। ममता तो शुरू से यही बंगाल के सेंटिमेंट को खेल कर राजनीति करना चाहिए। आज जिस मुद्दे से उनको सत्ता मिली, न वहाँ रोजगार है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अराजकता का बोलबाला है, लोकल गुंडागर्दी जो अपने आप में किसी भी राज्य में उतने तूती नहीं बोलता हो जितना टीएमसी के गुंडे अड्डा की राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस से जो वसूली है वो देश में किसी भी राज्य में नहीं हो जितना बंगाल में। नितिन नवीन ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के आरोपों पर कहा कि यह राष्ट्रहित से जुड़ा गंभीर मुद्दा है और जिस तरह से नाम में शब्दों के साथ हेरफेर करके पासपोर्ट का खेल खेला गया है वो भविष्य में सामने आ जाएगा। ममता तो शुरू से यही बंगाल के सेंटिमेंट को खेल कर राजनीति करना चाहिए। आज जिस मुद्दे से उनको सत्ता मिली, न वहाँ रोजगार है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अराजकता का बोलबाला है, लोकल गुंडागर्दी जो अपने आप में किसी भी राज्य में उतने तूती नहीं बोलता हो जितना टीएमसी के गुंडे अड्डा की राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस से जो वसूली है वो देश में किसी भी राज्य में नहीं हो जितना बंगाल में। वहीं गुजरात पर मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों पर नितिन नवीन ने कहा कि सरदार पटेल और महात्मा गांधी भी उसी गुजरात से आए थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को आगे ले जा रहे हैं, इसलिए ये उनकी बेवकूफ़ी है। अब हम सोच सकते हैं कि 2 दिन पहले का उनका बयान और आज का बयान, मतलब कल का ही बयान, जो 2 दिन लगातार जो उनके बयान आ रहे हैं, पूरी तरह से सांप्रदायिक रूप से लोगों को उकसाने का काम करना। और दूसरी बात, कितनी मतलब ओछी सोच है कि लोगों को इस प्रकार से आक्रोशित करना। और जिस प्रकार का बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दे रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी इतनी उनको समझाते हैं, वो जाकर वहाँ पर कुछ शब्द का और अलग उपयोग करते हैं। चूँकि कांग्रेस की प्रथा रही है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कि समाज में विभक्त रूप नजर आए। लेकिन मेरा ये मानना है, कांग्रेस ने जब जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जनता ने हमको जीत का माला पहनाया है। वहीं तमिलनाडु में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन आज 2 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। स्टालिन आज धर्मपुरी और कृष्णागिरी में रैली करेंगे। इसके अलावा आज जिन राज्यों में मतदान हो रहा है, आइए उससे जुड़ी हुई खबरें भी आपको बता देते हैं। जनादेश 2026 में
शुरुआत करते हैं असम से। असम में आज 126 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। यहां मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की सियासी किस्मत का फैसला होगा। इसके अलावा गौरव गोगोई, बदरुद्दीन अजमल, अखिल गोगोई, लुरिनज्योति गोगोई, अतुल बोरा, ये ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जो कि मैदान में डटे हुए हैं। इसके साथ साथ कांटे की टक्कर किन किन के बीच है ये भी आपको बताते चलते हैं। शिवसागर सीट जहां पर अखिल गोगोई मैदान में है, प्रदीप हजारिका मैदान में है और कांग्रेस की नंदिता गार्लोसा जो कि हाफलोंग सीट से चुनाव लड़ रही हैं, रूपाली लांगथासा जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और मैदान में चुनावी ताल ठोक रही हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो देवव्रत सैकिया जो कि नजीरा सीट से चुनाव मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी के मयूर बोरगोहेन ये भी चुनाव मैदान में है और खासी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के गौरव गोगोई जो कि जोरहाट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, हितेंद्र नाथ जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं। इसके साथ साथ प्रद्युत बोरदोलोई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जो कि चुनावी समर में काफी चर्चा में रहे। वहीं कांग्रेस की मीरा बोरा ठाकुर को ये चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अखिल गोगोई शिवसागर सीट से हैं और एजीपी के प्रदीप हजारिका ये ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके बीच कांटे की टक्कर सामने आ रही है। कांग्रेस की प्रत्याशी नंदिता गार्लोसा हाफलोंग सीट से प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की रूपाली लांगथासा जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं और चुनावी ताल ठोक रही है। कांग्रेस के देवव्रत सैकिया जो कि नजीरा सीट से चुनावी मैदान में है और मयूर बोरगोहेन जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन्हें टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस के गौरव गोगोई ये भी चुनाव प्रचार के दौरान काफी चर्चाओं में रहे हैं। जोरहाट सीट से आज अपनी जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रद्युत बोरदोलोई जो कि दिसपुर सीट से चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। तो कांटे की टक्कर भी है और चुनावी समर में उम्मीदवार अपना काम कर चुके हैं। आज बारी है मतदाताओं की। और आज इस बेहद महत्वपूर्ण दिन पर सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने परिवार के साथ कामाख्या देवी मंदिर में पूजन अर्चन किया है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो ये दो तरह की तस्वीरें हैं हिमंत बिस्वा शर्मा की और साथ ही साथ गौरव गोगोई की भी। जी हाँ, कांग्रेस नेता और जोरहाट से चुनाव लड़ रहे गौरव गोगोई जिन्होंने अपना वोट डाला, मताधिकार का उपयोग किया और साथ ही साथ असम की जनता से असम के हित में वोट देने की अपील भी की। तो असम से ये दो तस्वीरें हिमंत बिस्वा शर्मा अपने परिवार के साथ पूजन अर्चन करते हुए नजर आए। कामाख्या देवी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे और निश्चित तौर पर जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और देवी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। दूसरी तस्वीर में है गौरव गोगोई जिन्होंने वोट डाला और बाकी मतदाताओं से भी, क्षेत्र के वोटर्स से भी अपील करते हुए नजर आए कि वो घरों से बाहर निकले, वोट डालें और कहीं ना कहीं अपनी जीत के लिए भी उन्होंने जनता को आश्वस्त किया। तो असम से ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। मतदाता अपने घरों से बाहर निकले हैं और वोट डाल रहे हैं क्योंकि ये खास मौका है। हर 5 साल में मतदाताओं के लिए ये त्योहार का दिन होता है, त्योहार से कम नहीं होता है क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है। और जब मतदाता घरों से बाहर निकलते हैं, अपने मनपसंद की सरकार चुनते हैं, तो फिर वो उन विकास की बातों को उनसे साझा भी करते हुए नजर आते हैं। हालांकि जिस समय में चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि कई बार भाषाई मर्यादा भी यहाँ पर तोड़ मरोड़ कर पेश की गई, उसे भुला दिया गया। लेकिन आज मतदाताओं की ही बात, क्योंकि दिन है मतदाताओं का और वो ये जो उम्मीदवार हैं इनकी सियासी किस्मत को आज अपने वोट के माध्यम से ईवीएम में कैद करते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है कि असम के लोग असम के हित में एक निर्णायक भूमिका लेंगे। एक नई असम, सशक्त और लोकतांत्रिक असम, अमन और चैन का असम। और इस वक्त की ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी मिश्रा हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ गए हैं और अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ डिब्रूगढ़ से जुड़ गए हैं। पहले रुक करते हैं गुवाहाटी का और अश्विनी मिश्र से बातचीत करते हैं। अश्विनी, किस तरह का माहौल, क्योंकि अब लगभग 12 बजने का समय आ चुका है, 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो किस तरह से इजाफा होता हुआ देख पा रहे हैं या फिर मतदाताओं का उत्साह किस तरह से नजर आ रहा है? जी, अगर देखें आज लोकतंत्र का महापर्व है, महोत्सव और जनता बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही। 11 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं 38.92 38.92% मतदान हुआ है। मैं यहाँ के नज़ारे भी आपको दिखाऊंगा। एक मॉडल बूथ है ये गुवाहाटी शहर के अंदर,
TS सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पर देखिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में मतदाता आए और लगातार धीरे धीरे जैसे थोड़ा दिन चल रहा है मतदाताओं की आमद थोड़ी सी कम हो रही है। और ये शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में थोड़े से सहूलियत पसंद मतदाता होते भी है, लेकिन देखिए किस तरीके से ज़्यादा लोग बूथों की तरफ खींचे चले आए। बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, बहुत यहाँ पर लोगों के लिए हर आवश्यक सुविधाओं का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम तो पूरे असम में किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके के मॉडल बूथ है ये बताते हैं कि ऐसे 120 बूथ हैं, महिला संचालित बूथ है, वो केवल महिलाओं द्वारा वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, सेकंड अफसर जो है, फर्स्ट अफसर, पोलिंग अफसर महिलाएं हैं, सुरक्षाकर्मी महिलाएं हैं। तो ऐसे बहुत से बूथ टोटल बनाए गए हैं असम भर में भी। और अगर देखें तो गुवाहाटी सेंट्रल जो कामरूप जिले का कामरूप मेट्रो कहा जाता है, 120 बूथ यहाँ पर इस तरीके से हैं। तो निश्चित तौर से जनता का ये महोत्सव है, जनता के महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, शिरकत करें, और वो दिख भी रहा है। अब धीरे धीरे दिन चढ़ने से लोगों की आमद रफ्त हल्की कम हो रही है, लेकिन जैसा आपने बताया कि कांटे की टक्कर है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और साथ ही साथ कांग्रेस के गठबंधन के बीच में। और निश्चित तौर से लोग अगर देखें तो अगर कामाख्या के दरबार में जा रहे हैं तो जनता के दरबार में उन्होंने लंबी हाजिरी लगाई है, लंबा प्रचार किया है, और लंबा प्रचार करने के बाद जनता जनार्दन कही जाती है। तो किस तरीके से जो जनादेश आएगा वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर से है कि कांग्रेस गठबंधन और भाजपा गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन जो कांग्रेस समेत अन्य 5 राजनीतिक दलों का, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का गठबंधन है, उसके बीच में, और भाजपा का गठबंधन, एनडीए का गठबंधन जो कि असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, इन 3 राजनीतिक दलों का गठबंधन है। कांटे की टक्कर है। अगर ब्रह्मपुत्र क्षेत्र की बात करें, सेंट्रल असम की बात करें, लोअर असम की बात करें, बराक वैली की बात करें, तो हर जगह पे मुद्दे कमोबेश एक है, लेकिन वोटिंग पैटर्न अलग है। बराक वैली में कहीं ना कहीं विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मुद्दे ज़्यादा प्रभावशाली हैं। अपर असम की अगर बात करें तो अपर असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर लंबे समय तक वो निर्णायक तरीके से रहे हैं। सत्ता में वो 35 सीटों को लेते हुए सत्ता किसकी बनेगी ये निर्धारित करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर 15 से 20 सीटें जो बराक वैली की, हैलाकांडी की हैं, कछार की हैं और साथ ही साथ करीमगंज की हैं, ये भी निर्णायक तब होती हैं जब बहुत कांटे की टक्कर होती है, क्योंकि बराक वैली जिस तरफ जाएगा उस तरफ कहीं ना कहीं वो मुंह मोड़ देता है। जनता जनार्दन का आज दिन है, लोगों में जबरदस्त उत्साह है, लोग घरों से निकल कर वोटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर और भगवान से कम नहीं है आज के लिए तो जनता, क्योंकि बड़ी संख्या में मतदाता भी पहुंच रहे हैं और वो ही देंगे जनादेश। डिब्रूगढ़ भी अपने दर्शकों को लिए चलते हैं, क्योंकि डिब्रूगढ़ जिसे चाय की राजधानी भी कहते हैं, यहाँ से हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमरेंद्र, मौसम किस तरह का है? क्योंकि सुबह जब आपसे हम बातचीत कर रहे थे आप खुद छाता लिए हुए थे। इस वक्त मौसम कितना मतदाताओं का साथ निभाता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ मतदान प्रतिशत के आंकड़े किस तरह से निकल करके सामने आ रहे हैं? देखिए संध्या, मैं आपको बता दूं कि सुबह 6:30 बजे से मौसम यहां पर बरसात का है। छुटपुट बरसात हो रही है और बीच में तेज बरसात हुई थी, अभी बरसात रुकी हुई है, लेकिन सभी मतदाताओं के पास छाते हैं और उनके हौसलों को ये बरसात का जो मौसम है वो भी कम नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जिस तरह से 6:30 के आसपास की भीड़ थी, डिब्रूगढ़ के एक शहरी वोटर सेंटर पे हूं और यहाँ पर लगातार उत्साह है। हालांकि इस वोट सेंटर पे ये कवर्ड है, ओपन में नहीं है, इसलिए छाते नहीं है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात जो आपको मैं बता दूं कि जो वोट परसेंटेज है वो लगातार बढ़ रहा है, और जो निर्वाचन आयोग ने 2016-2021 से जो आंकड़ा लिया है, यानी कि 16 में 85% से ज्यादा और 2021 में 82%, तो लगभग 80-85% के बीच का आंकड़ा वो मान के चल रहे हैं कि उनको टर्नआउट इतना मिल पाएगा, क्योंकि लगातार उत्साह है और वह उत्साह दिखाई दे रहा है। बरसात का मौसम, कहीं भी बाधा नहीं आ रही है, लोग लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी बात जो अभी अश्विनी जी बता रहे थे कि इस बार की जो लड़ाई है, देखिए लड़ाई इस बार की जो है विकास के नाम पे लड़ाई है। जिस तरह से पहले मैं बात करता हूं एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन हो, असम गण परिषद हो, राइजोट दल हो, ये विकास के नाम पर जनता के बीच में आया। उन्होंने ये बताया कि 11 सालों में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और असम की हेमंता विश्व शर्मा की सरकार ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, जो पहला एम्स आसाम में मिला है, इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो दिल्ली से दिसपुर की जो दूरी थी वो पूरी मिटाने का प्रयास किया गया है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सहित तमाम बड़े नेता और आसाम के सारे मंत्री पहुंचे। और वहीं कांग्रेस का अगर बात करें तो कांग्रेस का जो अलायंस है, देखिए अलायंस को लेकर एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ 3 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, जिसमें आपको मैं बता दूं असम जनजातीय पार्टी है एजीपी, इसके अलावा लेफ्ट की दोनों पार्टी सीपीआई और सीपीएम, और एक पार्टी थी 2021 में बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड फ्रंट, AIUDF डेमोक्रेटिक फ्रंट।
और उसके साथ इनका अलायंस हुआ था। इस अलायंस ने 51 सीटें जीती थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने देखिए 2016 में भी और 2021 में भी अपने दम पे 60 सीटें जीती हैं, जबकि 2016 में एनडीए का आंकड़ा 82 था और 2021 में एनडीए 75 सीटों पे थी और 2021 में कांग्रेस अलायंस 51 सीटों में थी। और 51 सीटों में से मैं जो कोट कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, AIUDF जो यानी कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो बदरुद्दीन अजमल है, जो मिडिल आसाम है जिसमें 51 सीटें आती हैं, वहां पर खासा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में दबदबा था और उसने अपने बल पे 16 सीटें जीती थी। हालांकि 30 सीटों पर उनका वर्चस्व माना जाता है, लेकिन इस बार का सिनेरियो तो बदल गया जब वो बनी हुई है क्योंकि कैसे खेल बनाएंगे और कैसे ये खेल बिगाड़ेंगे, खास तौर पर इस पर सभी की नजरें होती हैं। अमरेंद्र, बहुत संक्षेप में आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने जिक्र किया मतदाताओं का, देखिए विकास को लेकर के उम्मीदवार तो मैदान में उतरे, लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर मतदाताओं का ये है कि कौन से मुद्दे उनको घर करते हैं। देखिए, ये जो मतदाता हैं, ये सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपर आसाम सहित कुछ जो सेंट्रल आसाम या बराक वैली वाले, जो हिंदू असमिया समृद्धि और संस्कृति वाला मुद्दा है वो मतदाताओं को खासा लुभाता है, उनको आकर्षित करता है। इसके अलावा जो टी बेल्ट के जो मुद्दे थे उसको एड्रेस करने का प्रयास किया गया और मतदाताओं को लगता है कि उनकी समृद्धि के लिए सरकार को करना चाहिए और सरकार कर रही है और इससे ज्यादा भी उम्मीदें हैं उनको। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो बात बराक वैली की है, वहां पे बंगाली जो हिंदू हैं वो सबसे ज्यादा मुद्दों के साथ जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें विकास अपने आप में मुद्दा है, लेकिन इस बार जो है एनडीए ने घुसपैठ वाला एक मुद्दा दिया है और साथ में NIA और ये जो घुसपैठ वाले और मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं चर्चा में है। अमरेंद्र की समृद्धि की सरकार चुनना चाहते हैं मतदाता और विकास के पथ पर वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं कि कैसे असम का जो पर्यटन क्षेत्र है, असम की जो सुंदरता है, जो विकास है, वो और भी बढ़ सके और भी उसमें पंख लग सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही संवाददाताओं का हमारे साथ ताजा अपडेट साझा करने के लिए। और इसके अलावा बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की, जहां मुख्यमंत्री एन रंगासामी अनोखे अंदाज में वोट देने के लिए पहुंचे। उन्होंने आज इस खास दिन के लिए खास तैयारी की। क्या खास तैयारी थी? वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हुए पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उन्होंने वोट डाला। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुदुचेरी से ये तस्वीरें हैं जहां पर मतदाता तो बड़ी संख्या में निकल ही रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें भी लोक लुभावन है साफ तौर पर, क्योंकि रंगासामी का ये अनोखा अंदाज आज देखने को मिला। वो वोट डालने के लिए पहुंचे और उन्होंने बाइक पर सवार होकर के मतदान बूथ का रुख किया और उन्होंने वोट डाला। चलते हैं केरलम में 140 विधानसभा सीटों के लिए कुल 883 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, साथ ही साथ वीडी सतीशन और राजीव चंद्रशेखर के सुरेंद्रन, ये वो तमाम प्रमुख चेहरे हैं जिनकी किस्मत, सियासी किस्मत खास तौर पर आज दांव पर है। और ये पोलिंग बूथ से हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मतदान हो रहा है और साथ ही साथ जो उम्मीदवार मैदान में है, चुनावी समर में है, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो केरलम में मतदान जारी है। 140 सीटों पर मतदान और 33% से ज़्यादा का आंकड़ा सामने आया है मतदान का। और पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो 37% वोटर्स टर्नआउट देखने को मिल रहा है। राजीव चंद्रशेखर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ विजयन की दिखा रहे हैं, पिनाराई विजयन, जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार ने देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों को बड़ी राहत देते हुए एलपीजी आवंटन का एक नया और पारदर्शी फॉर्मूला निर्धारित कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी इस नई नीति के तहत फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और कृषि जैसे अहम क्षेत्र हैं जो कि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सेक्टर्स होते हैं, इन्हें प्राथमिकता के आधार पर एलपीजी की आपूर्ति की जाएगी। सरकार के इस फैसले से फार्मा, फूड पॉलीमर, कृषि, पैकेजिंग, पेंट, यूरेनियम, स्टील, कांच यानी कि ग्लास और सेरेमिक जैसे वो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, उद्योग हैं जिनको अब बल्क में यानी कि थोक में एलपीजी मिल सकेगी। नए नियम के अनुसार इन इंडस्ट्रीज को मार्च 2026 से पहले की उनकी औसत खपत का 70% हिस्सा आवंटित किया जाएगा। हालांकि पूरे सेक्टर के लिए कुल आपूर्ति की सीमा 0.2000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तय की गई है। मंत्रालय ने आगे ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन फैक्ट्रियों में तकनीकी कारणों से एलपीजी की जगह प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल संभव नहीं है, उन्हें आवंटन में सबसे पहले वरीयता दी जाएगी और इसके लिए उद्योगों को तेल विपणन कंपनियों के साथ पंजीकरण कराना होगा और साथ के साथ उन्हें पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन भी करना अनिवार्य हो जाएगा। हालांकि जिन प्रक्रियाओं में एलपीजी के बिना काम नहीं चल सकता है, वहां पीएनजी आवेदन की शर्त में छूट दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड यानी कि एचआरआरएल परियोजना से जुड़े केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि निर्णय देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई गति देगा और इससे आत्मनिर्भरता, औद्योगिक प्रगति और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राजस्थान के बालोतरा स्थित पचपदरा में इस रिफाइनरी परियोजना की लागत में संशोधन को मंजूरी दे दी है। परियोजना की लागत को 43,129 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपए कर दिया गया है और इसके साथ ही एचपीसीएल द्वारा जो अतिरिक्त इक्विटी दी गई है उसको भी मंजूरी दे दी गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रहने वाले हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर एस जयशंकर मॉरिशस में 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री मॉरिशस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और साथ ही द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा भी करेंगे। वो सम्मेलन में मुख्य भाषण भी देंगे। इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर अन्य प्रतिभागी देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधियों से बातचीत भी करेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री 11 से 12 अप्रैल तक संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की समीक्षा और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती देने के उद्देश्य से एक विशेष भारत यूएस व्यापार सुगमीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मिशन 500 तक ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा ने संयुक्त रूप से किया। बात नेपाल की करते हैं। नेपाल की बालेन सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। ओली की गिरफ्तारी के बाद अब पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, उनकी पत्नी डॉक्टर आरजू राणा देउबा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग के अनुरोध पर अवैध संपत्ति हासिल करने से जुड़ी एक जांच के सिलसिले में की गई है। दोनों अभी नेपाल में नहीं है। नेपाल में जेनजी आंदोलन के दौरान देउबा के घर में आग लगी थी और तब उनके आवाज से जले हुए नोटों के टुकड़ों का एक बड़ा ढेर बरामद हुआ था और इसके बाद फॉरेंसिक जांच में इस बात की भी पुष्टि हुई थी कि वो टुकड़े असली करेंसी के थे। फिलहाल सीबीआई इस जांच को आगे बढ़ा रही है। रुक करते खेल की खबरों का। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मुकाबला कोलकाता अपने होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स में खेलेगी। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में लगातार दूसरा आईपीएल सीजन खेल रही केकेआर के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही है। टीम को 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मुकाबला बारिश के चलते रद्द हुआ। वहीं लखनऊ की बात की जाए तो टीम को पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स से हार मिली, लेकिन दूसरे मुकाबले में टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया। लखनऊ के गेंदबाज उनकी बड़ी ताकत के तौर पर सामने आए हैं और पिछले दिनों के मुकाबलों में टीम के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी गेंद पर
1 रन से हरा दिया। मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात की टीम ने कप्तान शुभमन गिल के 70, जोस बटलर के 52 और वॉशिंगटन सुंदर के 55 रन के बल पर 4 विकेट पर 210 रन बनाए। जीत के लिए मिले 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम 8 विकेट पर 209 रन ही बना सकी और महज 1 रन से मैच गंवा बैठी। दिल्ली की ओर से केएल राहुल ने 52 गेंदों पर 92 रन की पारी खेली। ये इस सीजन गुजरात की पहली जीत रही, जबकि दिल्ली की पहली हार। यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में पेरिस सेंट जर्मेन की टीम ने क्वार्टर फाइनल के पहले लेग का मुकाबला अपने नाम कर लिया है। टीम ने ये कामयाबी लिवरपूल को 2-0 से हराकर हासिल की। ये इस सीजन लिवरपूल की 16वीं हार रही। पीएसजी की ओर से डिजायर डू ने पहला गोल किया, जो खेल के 11वें मिनट में आया। इसके बाद टीम की ओर से दूसरा गोल खेल के दूसरे हाफ में किया गया। लिवरपूल की टीम ने गोल करने की कोशिश जरूर की, लेकिन टीम को इसमें सफलता हासिल नहीं हुई। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी रहेगा। नमस्कार।